कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। चलिए अब ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो मदन वी लोकुर समिति का संबंध किससे है। हमें बताना है जो वर्तमान में गठित की गई मदन वी लोकुर समिति है उसका संबंध किससे है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु गठित की गई है, या फिर किसानों द्वारा पराली जलाने पर निगरानी रखने हेतु गठित की गई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का निर्धारण करने हेतु गठित की गई है, या फिर आर्थिक समीक्षा हेतु गठित की गई है। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा सही जवाब क्या है, किसानों द्वारा जो पराली जलाने पर निगरानी रखने हेतु इस समिति का गठन किया गया। यह समिति एक सदस्यीय समिति है। कैसी समिति है? एक सदस्यीय समिति। और इस समिति का जो गठन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के द्वारा, यानी कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। और आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज कौन है? शरद अरविंद बोबडे। कौन है बच्चों? शरद अरविंद बोबडे। यानी शरद अरविंद बोबडे जी के द्वारा एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसके लिए? किसानों द्वारा जो पराली जलाने पर निगरानी रखने हेतु गठन किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मदन वी लोकुर की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का जो मुख्य फोकस रहेगा वो हिंदुस्तान के कितने राज्यों पर रहेगा? 3 राज्यों पर रहेगा। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों? पंजाब, हरियाणा और तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी इन 3 राज्यों पर इस समिति का मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि जो पराली जलाने के हैं सबसे ज्यादा मामले वो कहां से आए हैं? पंजाब से। और पंजाब से पराली जलाने के कुल कितने मामले आए हैं? 4110 मामले आए हैं। अगर बात करना चाहूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा से पराली जलाने के कितने मामले आए हैं? 966 मामले आए हैं। अगर बात करना चाहूं मैं यूपी की, तो यूपी से पराली जलाने के कुल कितने मामले आए हैं? 282 मामले आए। इस समिति की जो मदद करेंगे, इस समिति की मदद करेंगे जो हमारे NCC के कैंडिडेट है, NSS के कैंडिडेट है और जो स्काउट गाइड है, ये सारे मदद करेंगे। और ये सारे किसकी मदद करेंगे भाई? मदन वी लोकुर समिति की मदद करेंगे। और किस काम में मदद करेंगे? जो किसानों द्वारा पराली जला रही है उस पर निगरानी रखने में मदद करेंगे। जो चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है वो इनको हर तरह की सुविधा प्रदान कराए। इन्हें रहने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, यानी सारी सुविधाएं इन्हें प्रोवाइड करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है? चीफ सेक्रेटरी के ऊपर डाली गई है। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं इससे रिलेटेड ये लोगों, ये जो बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ, जस्टिस मदन वी लोकुर, ये आप सबको पता होना चाहिए ये किसके जज भी रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस आसियान देश ने विरोध प्रदर्शन की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी? यानी आसियान के कौन से सदस्य देश में वर्तमान में आपातकाल की घोषणा की गई बच्चों? इंडोनेशिया में की गई, थाईलैंड में की गई, या फिर मालदीव में की गई, या फिर म्यांमार में की गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड में जो आपातकाल की घोषणा की गई उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? वहां के लोगों ने मांग की है कि किसको अब उखाड़ फेंका जाए, राजशाही को उखाड़ फेंका जाए और उसकी जगह किसकी स्थापना की जाए? लोकतंत्र की स्थापना की जाए। यानी कि देश में चुनाव करवाए जाए, राजशाही को खत्म किया जाए, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। यानी लोकतंत्र की मांग को देखते हुए वहां पर किसकी घोषणा की गई है बच्चों? आपातकाल की घोषणा की गई है। और बात करना चाहूं अगर मैं अब वर्तमान में जो थाईलैंड के राजा है, थाईलैंड के वर्तमान में राजा कौन है? वजीर गयोंग कौन। कौन है बच्चों? वजीर गलोंग कौन। कौन है बच्चों? वजीर गलोंग कौन वर्तमान में वहां के राजा। अगर बात करना चाहूं मैं वहां के PM की यानी प्रधानमंत्री की, तो वहां के प्रधानमंत्री कौन है? चान ओचा। कौन है बच्चों? चान ओचा। यानी जो वजीर है वहां के राजा
उनके राजशाही को खतरा हो गया है अब, क्योंकि लोगों ने अब किसकी मांग उठा दी है, लोकतंत्र की मांग उठा दी है। लोगों की इसी लोकतंत्र की मांग को दबाने के लिए वहां पर क्या लगा दिया गया है, आपातकाल लगा दिया गया है, जो आप सबको पता है। जो थाईलैंड की राजधानी की अगर बात करना चाहूं तो थाईलैंड की राजधानी क्या है बच्चों, ये जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आज का इस टॉपिक का इस क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो इंडिया से लेकर कहां तक रोड का निर्माण किया जा रहा है, थाईलैंड तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, यानी ये त्रिदेशीय सड़क है जो कहां से थाईलैंड पहुंचेगी। अगर उस पर बात करना चाहूं तो यह म्यांमार होते हुए, यानी इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से कहां जाएगी, थाईलैंड जाएगी, यह सड़क जाएगी। और यह सड़क जो निकाली गई है इंडिया के कौन से नेशनल हाईवे से निकाली गई है, NH 102, यानी NH 102 से एक सड़क निकाली गई है जो सड़क हिंदुस्तान, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगी, यानी त्रिपक्षीय सड़क होगी। यह सड़क कितने देशों को जोड़ने का काम करेगी बच्चों, 3 देशों को जोड़ने का काम करेगी। अगर बात करना चाहूं मैं जो थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाई बात। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाई बात। थाई बात कौन से देश की मुद्रा है, थाईलैंड की। जिस प्रकार हिंदुस्तान की मुद्रा क्या है, रुपया है। क्लियर है। तो आपके सामने इस सिक्के में इमेज भी दिखा देता हूं, ये है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन थाईलैंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितने साल हो गई। जीवन प्रत्याशा बोल दीजिए या औसत आयु बोल दीजिए, बात एक ही है। जीवन प्रत्याशा बोल दीजिए या औसत आयु बोल दीजिए, कितने वर्ष हो गई है बच्चों, 79 वर्ष हो गई है, 70.08 वर्ष हो गई है, 73.3 ईयर्स हो गई, या नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इसका हमारा सही जवाब क्या है बच्चों, 70.08। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं किसके आधार पर बताने जा रहा हूं, लासेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। लोसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो हिंदुस्तान में जीवन प्रत्याशा थी वो 1992 में कितनी थी बच्चों, 59.6 वर्ष थी, जो अब 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है, 70.08 वर्ष हो गई, जो 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है, 70.08 वर्ष हो गई है। और हिंदुस्तान में जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर में भी क्या दर्ज की गई है, मातृ मृत्यु दर में भी क्या दर्ज की गई है बच्चों, कमी दर्ज की गई है। अगर बात करना चाहूं जो हिंदुस्तान में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, केरल। आप सबको पता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कहां पर है, केरल में 99%। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोग भी कहां पर है, केरल में 74%। अगर बात करना चाहूं मैं केरल की जीवन प्रत्याशा की, तो केरल की जीवन प्रत्याशा है 77.3 ईयर्स। क्लियर है बच्चों, यानी जीवन प्रत्याशा औसत आयु, एक आदमी का जीवन काल कितना माना गया। यह है आपका एंड पॉइंट, यानी 70.08 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2020 जारी की गई, यह कौन जारी करता है, यानी ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई बच्चों, रेड क्रॉस संस्था के द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, या ICMR के द्वारा, या फिर एम्स दिल्ली के द्वारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी किसकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। जिसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसी के द्वारा ये तपेदिक की जो रिपोर्ट जारी की गई, जिसे नाम दिया गया ग्लोबल टीवी रिपोर्ट। क्या नाम दिया गया, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट से भविष्य में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में 0.2 से लेकर 0.4 मिलियन
जो मामले हैं बढ़ेंगे भविष्य में, और किसके मामले भविष्य में बढ़ेंगे? टीबी के मामले भविष्य में बढ़ेंगे। यानी कोविड-19 ने हम लोगों को इतना प्रभावित किया है कि टीबी के मामले में हिंदुस्तान को कितने साल पीछे धकेल दिया है? 8 साल पीछे धकेल दिया है। कितने साल पीछे धकेल दिया बच्चों? 8 साल पीछे धकेल दिया है। आने वाले समय में टीबी से 2 से लेकर 4 लाख के बीच मौतें होंगी। आने वाले समय में टीबी से 2 से लेकर कितने लाख के बीच मौतें होंगी? 4 लाख के बीच मौतें होंगी। जो सबसे ज्यादा टीबी के मामले आएंगे वो कितने देशों में आएंगे? 3 देशों में आएंगे। और इन देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत। उसके बाद किसका नंबर आएगा? चीन का। और उसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चों? रूस का। अगर बात करना चाहूं उन देशों की जहां पर टीबी के कुल मामलों के 44% मामले यानी केस आएंगे, उनमें नाम आता है फिलीपींस का। फिलीपींस के बाद नाम आता है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया के बाद जो नाम आता है वो आता है दक्षिण अफ्रीका का। किसका नाम आता है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। यानी यहाँ पर 44% जो केस आएंगे कुल इन 3 देशों से आएंगे। जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अलावा इसमें कुछ बातें और डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपसे। तो क्या डिस्कस करना चाहूँगा? जो टीबी है ना, वो किससे जनित रोग है? जीवाणु से जनित रोग है। किससे जनित रोग है? जीवाणु से। यानी जीवाणु के कारण होता है। कौन सी बीमारी होती है बच्चों? टीबी की बीमारी होती है। आज मैं आपको इसमें कुछ उन रोगों की सूची लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो सारे ही किससे हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। उसकी एक ट्रिक है, क्या है? पंडित का टीका न्यू है। उसकी ट्रिक क्या है बच्चों? पंडित का टीका न्यू है। यानी पै से हमारा क्या बन गया? प्लेग। डै से क्या बन गया? डिप्थीरिया। तै से क्या बन गया? तपेदिक। क से क्या बन गया बच्चों? क से बन गया काली खांसी। और यहां टी से क्या बन गया? टेटनस। का से क्या बन गया? कुष्ठ रोग। न से क्या बन गया? नमोनिया। और है से क्या बन गया? हैजा। यानी पंडित का टीका न्यू है। ये वो सभी रोग है जो सारे रोग किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। क्लियर? ये तपेदिक यानी टीबी, जिसकी वर्तमान में रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर आदर भूमि की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? जो जितनी भी जो आदर भूमियां होती है बच्चों, उन्हें किस नाम से? रामसर नाम से संबोधित किया जाता है। यानी रामसर वो होती जिन्हें सहेज कर रखा जाता है। तो भारत में अगर बात करना चाहूं कुल रामसर साइटों की, तो कितनी साइटें हैं? 38। अब हमें बताना है कि आसन जो संरक्षण रिजर्व है उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो उसका संबंध हमारा कौन से राज्य से है बच्चों? उत्तराखंड से। कौन से राज्य से? उत्तराखंड से। और आप सबको पता है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में। यह उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। यह उत्तराखंड की कौन सी साइट है? पहली रामसर साइट है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूं तो ये दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमि है। कैसी है? दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमि है। और दक्षिण एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमि कौन से राज्य में है बच्चों? उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर बात करना चाहूँ रामसर साइटों की, तो राजस्थान में 2 रामसर साइटें हैं, घाना पक्षी और सांभर। घाना पक्षी और कौन सी है? सांभर। और उत्तराखंड में मात्र 1 रामसर साइट है, जिसे वर्तमान में 2020 में शामिल किया गया है, और यह दक्षिण एशिया की सबसे ऊंचाई पर रामसर साइट है। इसका लोगो ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। यह है रामसर साइट। कौन से राज्य की? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? बताओ।
जयपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर पुणे में है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कहां पर है बच्चों? मुंबई में। जो BARC है यह एक ऐसा उद्यम है, यानी संयुक्त उद्योग है। कैसा उद्योग है? संयुक्त उद्योग है। और यह जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसका काम है टीवी को रेटिंग प्रदान करना, टीवी की रेटिंग प्रदान करना। क्लियर? यानी सीधी सी बात है, इससे मापन होता है वो जो टीवी की किसका मापन होता है? TRP का। TRP जिसकी फुल फॉर्म है टारगेट रेटिंग पॉइंट। फुल फॉर्म क्या है बच्चों? टारगेट रेटिंग पॉइंट। अब सबको पता है वर्तमान में बहुत सारे टीवी चैनलों पर आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी तरीके से अपने TRP को बढ़ाया है। इसीलिए BRC ने अब 3 महीने तक जो टीवी की TRP पर पूर्णतः क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्णतः क्या लगा दिया है बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया है। और पता किया जा रहा है कि इस फर्जी TRP के मामले में कौन कौन से टीवी चैनल्स का रोल है। और यह काम कौन कर रही है? BRC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च, जिसका ये लोगो है, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। BRC की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल फॉर इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BARC। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यानी इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी बात है जो सही नहीं है। फर्स्ट, भारत का 107 देशों में 94 स्थान था। यानी जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था बच्चों? 107 देशों में 94। ये बात बिल्कुल सही है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भाई। इसमें नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति भारत से खराब है। यही बात इसमें क्या है बच्चों? असत्य है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। क्या है बच्चों? भारत से बेहतर है। क्लियर है? तो यह जो सूचकांक जारी किया, यह कितनी संस्थाओं ने मिलकर जारी किया? 2 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया, जिसमें एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी संस्था जो इसके साथ मिली थी वेल्टर हंगर विल्फे। यानी वेल्टर हंगर विल्फे और कंसर्न वर्ल्ड साइड, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जारी किया वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें जो मान है किसी भी देश का, या 0 से किसके बीच होता है? 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ है बच्चों वो देश जहां पर बिल्कुल भी भूखमरी नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी भूखमरी नहीं है, नहीं है। और 100 का मतलब होता है यानी जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा क्या है? खराब है। वो देशों को किसकी रेटिंग दी जाती? 100 की रेटिंग दी जाती। जो वर्तमान में 2020 का जो डाटा जारी किया गया, उसमें भारत के अंक कितने रहे बच्चों? उसमें भारत के अंक रहे 27.3। क्या रहे? 27.3 अंक मिले हिंदुस्तान को। इसीलिए इन 107 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 94वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 94वां स्थान मिला। अगर बात करना चाहूँ मैं इसमें नेपाल के स्थान की, तो नेपाल का जो स्थान था वो कौन सा था बच्चों? 73वां स्थान था। अगर बात करना चाहूँ मैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का स्थान था वो कौन सा था? 88वां था। अगर इसके अलावा बात करना चाहूँ मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का कौन सा स्थान था बच्चों? 75वां स्थान था। बांग्लादेश का स्थान क्या था? 75वां था। इसके अलावा इंडोनेशिया का कौन सा स्थान था? 70वां स्थान था। इंडोनेशिया कौन से स्थान पर था बच्चों? 70वें स्थान पर था। क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बातें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करना चाहता हूँ 13 उन देशों की
जिनकी स्थिति किससे खराब है, भारत से भी खराब है। उन देशों में कुछ देश में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह रवांडा को इसमें कौन सा स्थान मिला बच्चों, 97वां स्थान मिला। इसके बाद बात करना चाहूँ मैं नाइजीरिया की, नाइजीरिया को इसमें कौन सा स्थान मिला, 98वां स्थान मिला। अगर बात करना चाहूँ मैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को इसमें कौन सा स्थान मिला, 99वां स्थान मिला। अगर बात करना चाहूँ मैं लीबिया की, तो लीबिया को इसमें कौन सा स्थान मिला, 102वां स्थान मिला। अगर बात करना चाहूँ मैं मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक को इसमें कौन सा स्थान मिला, 103वां स्थान मिला। अगर बात करना मैं चाहूँ मैं चाड की, तो चाड को इसमें अंतिम स्थान मिला, और अंतिम स्थान कौन सा था, 107वां। क्लियर है। इसकी इमेज भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये इमेज है वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया रैंक 94 आउट ऑफ 107, यानी 107 देशों के डाटा जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान या पोजीशन कौन सी रही, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया, उनका संबंध किस नृत्य से है, कुचिपुड़ी से है, या फिर कथक से है, या फिर भारतनाट्यम से है, या फिर घूमर से है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों, कुचिपुड़ी। बात अगर चलती है कौन से संगीत की, शास्त्रीय संगीत, तो आप सबको पता है शास्त्रीय संगीत का आधार कौन सा वेद है, सामवेद, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ है गाना, और यज्ञ करते इसमें गाए जाने वाले मंत्र दिए गए कौन से वेद में, सामवेद में। और जो इन मंत्रों को गाता है वो क्या कहलाता है, उद्गाता। सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं, 1549 ऋचाएं हैं, और सामवेद ही भारत के शास्त्रीय संगीत का आधार है। तो कुछ अब शास्त्रीय जो नृत्यों की अगर मैं बात करना चाहूँ, इसमें है एक आपका सत्रिय, और यह सत्रिय जो नृत्य है इसका संबंध कौन से राज्य से है बच्चों, असम से। कौन से राज्य से है, असम से। एक है दूसरा आपका सेकंड मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम का जो संबंध है किससे है बच्चों, केरल से है। उसके बाद अगर बात करना चाहूँ जो तीसरे नंबर पर आता है ओडिसी, जो ओडिसी का संबंध है किससे है बच्चों, ओडिशा से है। कौन से राज्य से है, ओडिशा से है। उसके बाद अगर बात करना चाहूँ चौथे स्थान पर आता है मणिपुरी। कौन सा आता है, मणिपुरी, और मणिपुरी का संबंध किससे है, मणिपुर से है। उसके बाद आता है आपके 5वें नंबर पर कुचिपुड़ी। कौन सा आता है, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी का संबंध कौन से राज्य से है, आंध्र प्रदेश से है। कौन से राज्य से है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर बात करना चाहूँ छठे नंबर पर आता है आपका भारतनाट्यम। कौन सा आता है, भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम का संबंध किससे है, तमिलनाडु से। किससे है बच्चों, तमिलनाडु से। उसके बाद अगर बात करना चाहूँ जो 7वें नंबर पर आता है कथक। कौन सा आता है, कथक। कथक के लिए उत्तर भारत प्रसिद्ध है, और उत्तर भारत के भी कितने घराने प्रसिद्ध है, 2 घराने प्रसिद्ध है, जयपुर घराना और दूसरा कौन सा, लखनऊ घराना। यानी जो कथक फेमस है आपका एक तो राजस्थान में, और दूसरा फेमस है हमारे कौन से राज्य में, यूपी में। आप यूपी या राजस्थान अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यूपी होएगा। अगर यूपी ना है तो फिर हमें राजस्थान कर। उसके अलावा आपका कथकली, और कथकली जो अंतिम शास्त्रीय है नृत्य गिना जाता है, और उसका संबंध कौन से राज्य से, केरल से। ये मैंने 8 के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया, और उन 8 के 8 राज्यों का भी वर्णन किया जहाँ के राज्य इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये थी शोभा नायडू जी, जिनका वर्तमान में निधन हुआ है, और जिनका संबंध कौन से नृत्य से था, कुचिपुड़ी से। तो आज की हमारी बच्चों करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।